हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास से रिलेटेड अति लघु प्रश्न के बारे में। और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन होने वाले हैं अति लघु टाइप के और ये डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए हैं, बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। तो गेट्स एवं अन्य के शब्दों में अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो सीखना कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखने हैं, जिसमें कि फर्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सेकंड है परिपक्वता, थर्ड सीखने की इच्छा, फोर्थ है प्रेरणा, फिफ्थ है विषय सामग्री का स्वरूप, सिक्स है वातावरण और सेवेंथ है शारीरिक एवं मानसिक थकान। ये 7 प्रमुख कारण यहाँ पर आपको बताए गए हैं और आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रमुख एवं गौण नियमों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रमुख नियमों के नाम लिखने हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, थर्ड अभ्यास का नियम। दोस्तों, थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। विविध प्रतिचारों का नियम, मनोवृत्ति का नियम, वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये आपको 5 नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रभावशाली विधियों का नामोल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको अधिगम की प्रभावशाली विधियों के प्रकार बताने हैं। तो फर्स्ट प्रकार है करके सीखना, सेकंड है अनुकरण द्वारा सीखना, थर्ड निरीक्षण द्वारा सीखना, फोर्थ परीक्षण करके सीखना, फिफ्थ सामूहिक विधि द्वारा सीखना और सिक्स है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधिगम, सेवेंथ है प्रायोजना विधि एवं समूह अधिगम। यहाँ पर आपको 7 विधियाँ बताई गई हैं जो कि अधिगम के लिए प्रभावशाली होती हैं। तो ये आप 7 अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखना विधि के कोई 2 दोष लिखिए। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया गया है, अनुकरण द्वारा सीखने में बालक प्रत्येक क्रियाकलाप का ज्ञान वास्तविक रूप से नहीं कर पाता, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बार बार बालक के समक्ष इस रूप में प्रस्तुत नहीं करता कि कोई बालक उसको सीख रहा है। इस प्रकार का ज्ञान आधा अधूरा होता है। सेकंड, अनेक अवसरों पर बालक अपने बड़ों से गलत आदतों को सीख जाते हैं, इसलिए गलत सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले छात्रों में अनेक दोष आ जाते हैं। इस टाइप से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निरीक्षण करके सीखना विधि के कोई 2 दोष लिखिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो निरीक्षण करके सीखना विधि के कोई 2 दोष आपको यहाँ पर बताने हैं। पहला आप लिख सकते हो, इस विधि में बालक को अधिक महत्व दिया गया है। बालक सदैव ही निरीक्षण के आधार पर किसी निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कक्षा में सभी प्रकार के मानसिक स्तर के छात्र होते हैं। सेकंड है, विद्यालय में निरीक्षण विधि के माध्यम से अधिगम व्यवस्था उपलब्ध कराना भारतीय विद्यालयों में संभव नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुरूप निरीक्षण गतिविधियों की व्यवस्था में अधिक धन एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये आप 2 दोष लिख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है, जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो ये विधि कहलाती है अनुकरण विधि। इसको हम अनुकरण विधि कहते हैं, जिसमें कि बालक किसी अन्य को देख करके वो काम सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते
कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आती है? तो ये आती है करके सीखना विधि। कौन सी विधि? करके सीखना विधि। ये करके सीखना विधि के अंतर्गत आती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन टैट में आपके पूछा जा चुका है। तो जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं डीएलएड की, तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, तो टैट क्लियर करने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2015 में पूछा जा चुका है, जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लाल श्राप करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा बजाने की यानी कि बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार का श्राप किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसका बिल्कुल सही आंसर है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में पूछा जा चुका है, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, अधिगम की इच्छा एवं प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक ने। इस नियम का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन सुल्तान नाम चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, ये इसका चिंपैंजी का नाम याद रखना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहली घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पाया गया कि घंटी एवं लार के मध्य संबंध प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। ये आपको आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का नियम समझाइए। यहाँ पर आपको समानता का नियम समझाना है। तो इस नियम से तात्पर्य है नवीन क्रिया सीखने के पूर्व सीखे हुए सहायता लेना। जब दो परिस्थितियों में समानता होती है तो हमारे अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने को सरल बना देते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में समान अनुरेखण को खोजना होता है। इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने स्थानांतरण के सिद्धांत समान तत्व का प्रतिपादन किया था। आपको ये अच्छे से आंसर लिखना होगा और ये थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य की कोई 2 परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आपको मानसिक स्वास्थ्य की कोई 2 परिभाषाएं लिखनी है। पहली परिभाषा लिख सकते हैं हेडफील्ड ने जो परिभाषा दी है, तो ये दी है, संपूर्ण व्यक्ति की संपूर्ण एवं समन्वित कार्यशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो ये आप लिख सकते हो। और सेकंड लिख सकते हो लेडेन के अनुसार, इन्होंने कहा है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। हेडफील्ड और लेडेन की ने जो परिभाषाएं दी हैं वो आप लिख करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक विधि के कोई 3 दोष लिखिए। यहाँ पर आपको सामूहिक विधि के कोई 3 दोष लिखने हैं। तो पहला दोष है, समूह में प्रतिभावान एवं मंदबुद्धि बालकों के मध्य समायोजन नहीं हो पाता है, जिससे छात्र किसी भी कार्यशीलता को कुशलता से संपन्न नहीं कर पाते। सेकंड, समूह में कार्य करने से छात्रों के मध्य उत्तरदायित्व की भावना का अभाव देखा जाता है, जिससे छात्र एक दूसरे पर दायित्व सौंपकर अपने दायित्व से बचने का प्रयास करते हैं। थर्ड, समूह में कार्य करने की अपेक्षा छात्र बातें करते हैं तथा जो कार्य उनको दिया जाता है उस पर वह कोई ध्यान नहीं देते।
इस प्रकार सामूहिक कार्य के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। ये सामूहिक विधि के 3 दोष थे। इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि 2016 में पूछा जा चुका है। मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से होती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता रहता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियाँ स्थिर हो जाती हैं। वैलेंटाइन के अनुसार मानसिक थकान प्राय केवल एक बोरियत है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता, लेकिन व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक मानसिक थकान में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे ही करा दिए हैं और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए मैं लाती रहूँगी और डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी मैं आपको सबसे पहले देती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।